संविदा तो चल ही रहा है, उसका स्वरूप बदल करके अब दूसरे तरीके से आउटसोर्सिंग लाया जा रहा है, ठेके की नौकरी दी जा रही है। तो कर्मचारी, एक माता-पिता अपने बच्चों को काफ़ी त्याग करके, कर्जा लेकर के पढ़ाता-लिखाता है। पूरा जीवन ये सोचता है कि उसका लड़का जो है अच्छी नौकरी करेगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख महीने कमाएगा, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो सरकार कह देती है कि हम तो ठेके पे नौकरी देंगे, आपको 10,000, 15,000 रुपए से अधिक नहीं दे पाएँगे। आप लोग पहले से नियुक्त हैं, फिलहाल ये नौबत आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपकी जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ सकती है। अब तो यहाँ तक भी चर्चा हो रही है कि जो आईएएस हैं, डीएम हैं, पीसीएस जो हैं, अधिकारी हैं, उनको क्यों नहीं आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप काफ़ी संभ्रांत व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं और कर्मचारी पदाधिकारी भी हैं। आपसे हम जानेंगे कि आउटसोर्सिंग का क्या नुकसान होने वाला है और इसका क्या भविष्य सरकार तलाश रही है और आप अपने बच्चों का क्या भविष्य देख रहे हैं आउटसोर्सिंग नौकरियों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश संगठन मंत्री राजेश जायसवाल जी। आप बताइए, आउटसोर्सिंग जो सरकार चला रही है, बहुत बड़े पैमाने पर सभी विभागों में करीब शुरू कर दिया गया है। इसके खतरे क्या हैं? क्या इतने पैसे में 10,000 15,000 रुपए में कि कोई परिवार चल पाएगा? धन्यवाद। अटेवा और एएनएमपीएस के बैनर तले हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन के साथ साथ ही हम लोग निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 1947 के बाद भारत में जितनी भी सरकारी संस्थाओं का अस्तित्व आए, उन सभी सरकारी संस्थाओं ने भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। भारतीय रेलवे, भेल, गेल, ओएनजीसी, जितनी भी हैं सरकारी, जितनी भी बैंकें हैं, सभी संस्थानों ने भारत के योगदान में, विकास के योगदान में भरपूर योगदान दिया। लेकिन विगत सन 2000 के आसपास से भारत में विनिवेश मंत्रालय का गठन करके और सभी सरकारी संस्थाओं को ये कहा गया कि ये सब घाटे में जा रहे हैं, जबकि उन्हीं सभी सरकारी संस्थाओं ने भारत का आज आधुनिक अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। इसके बाद भारत की सभी सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उन्होंने निजीकरण करना शुरू कर दिया, निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया। जो सरकारी संस्थान को नहीं बेच पा रहे थे, उसमें उन्होंने सरकारी जो नियमित कर्मचारी थे उनको हटा करके वहां पर मानदेय के कर्मचारी ले आए, जिसको हम लोग संविदा कर्मी कहते हैं। वो संविदा कर्मी नियमित कर्मचारियों की अपेक्षा लगभग 15 से 20% वेतन पर ही वो काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास भारत में जब कोई संस्थान बचेगा ही नहीं, कोई संस्थान रहेगा ही नहीं, तो मजबूरी है कि हमको उसी वेतन पर काम करना पड़ेगा। आज वो 10 से 15,000, 5 शुरुआत तो बहुत कम हुई थी, लेकिन आज 10,000, 15,000 में उसमें भी लाखों आवेदन आते हैं, क्योंकि सरकारी संस्थान बचे ही नहीं, सब उनको निजीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में 10-15,000 पर भी भारी संख्या में आवेदन आते हैं, उस पर वो अपना व्यक्तिगत खर्चा नहीं निकाल पाते, अपने परिवार के मकान बनवाना, शादी विवाह करना और बहुत सी ऐसी सामाजिक हैं जरूरतें हैं जो उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। अंत में वो संविदा कर्मचारी कुछ समय तो उत्साह के साथ काम करता है, साल, 2 साल, 3 साल बाद, उसके बाद अंत में वो सरकारी कार्यालयों में एक जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम आ गया है, वो पहले नहीं था नियमित कर्मचारियों में, लेकिन इधर संविदा, और जब से संविदा के बाद निविदा आ गया, टेंडर की प्रक्रिया, इसमें भ्रष्टाचार कार्यालयों में चरम पर हो गया है, क्योंकि वो सीधे सीधे खुल के कहता है कि सर मेरा इतना वेतन में नहीं हो पाएगा। अभी जौनपुर का एक मामला वायरल हुआ है, उसमें साफ साफ कह रहा है कि हम इस अधिकारी के अधीन काम करते हैं, जितना पैसा हमको मिलता है उसमें से सबको बराबर बराबर बांटा जाता है, हमको कम बांटा जाता है, जिस पर वहां के जिला स्तर के अधिकारियों ने भी उस पर साइन करके जांच कराने के लिए लिखा है। तो इस तरह से जो नियमित कर्मचारी हैं वो एक अच्छा वेतन मिलता था उनको और अच्छे से कार्यों को संपादित करते थे। आने वाले समय में संविदा और निविदा, ये जो व्यवस्था चल रही है, धीरे धीरे सभी पद जब नियमित खत्म हो जाएंगे, जब पूरी व्यवस्था इनके हाथों में आ जाएगी, संविदा और निविदा, तो आने वाले समय में सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार इतना चरम पे हो जाएगा कि पूरी भारत की जो सरकारी तंत्र एकदम से चरमरा के बैठ जाएगा, जिससे ये देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा गंभीर संकट है। इसी का एक ताजा नमूना अगर आपको देखने को मिल जाएगा निविदा का, तो सेना में भी प्रवेश हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसको वो अग्निवीर भर्ती के नाम से जानते हैं। आने वाले समय में अग्निवीर भर्तियों की क्या दशा होगी, आप सब लोग आप देख रहे हैं कि उनको मरने के बाद, उनको जो है शहीद होने के बाद, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है, उनको पेंशन भी नहीं दिया जाता है,
और उनको बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं, जो कि पूर्व सैनिकों के शहीद होने पर दी जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अटेवा के मंडल अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव जी। आपसे जानेंगे कि जो निविदा वाली नौकरी बता रहे हैं आप, उसके क्या खतरे हैं, उसका क्या भविष्य है? धन्यवाद। अभी हमारे प्रदेश मंत्री राजेश जायसवाल जी ने अवगत कराया कि संविदा नौकरियों में क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं। संविदा की नौकरियों में सबसे अधिक दिक्कत तो इस बात की है कि बहुत कम मानदेय पर इनको रखा जाता है। जैसा अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया कि कर्मचारी संविदा पर कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसलिए लोग मजबूरन संविदा पर कार्य करने को तैयार हो रहे हैं। बहुत कम मानदेय पर अभी आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में, तो आप पाएंगे कि वहां पर 80 से 90% संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 10 से 15,000 रुपए मानदेय पाते हैं। इस समय जो अपने घरों पर नहीं रह रहे हैं, दूसरी जगह कहीं पर क्वार्टर लेना, अपने परिवार का खर्च चलाना 10 से 15,000 रुपए में कैसे मुमकिन है, ये सरकार यह भी नहीं सोच रही है। सबसे बड़ी दुर्दशा संविदा कर्मचारियों की यह है कि मानदेय कई माह तक नहीं मिलता है उन्हें। जैसे कि अभी हमारे यहाँ, मैं माध्यमिक का जिलाध्यक्ष भी हूँ जनपद महाराजगंज का। हमारे यहाँ संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ चपरासी रखे गए, सफाई कर्मी रखे गए विद्यालयों में। 10 से 12 महीने बीतने को हैं और उनको आज तक कहीं पर 1 महीने का वेतन मिला और कहीं पर 1 रुपए का भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बार-बार वो हमसे कहते हैं, हमसे भी कहा जाता है उनके द्वारा कि आप जो है थोड़ा प्रयास करें कि हम लोगों का मानदेय समय पर आता रहे, और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार हमने डीआरएस के माध्यम से चिट्ठी भी लिखवाई, लेकिन मानदेय उनको कंपनी के द्वारा दिया जाना है, जो कि आउटसोर्सिंग माध्यम से नियुक्त हैं, और कंपनी उनको मानदेय देगी और वो कंपनी मानदेय उनको दे नहीं रही है। तो ऐसे में बड़ी दुर्दशा का शिकार हैं संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी दोनों। ये 2 तरीके, मतलब सरकारी कर्मचारियों को कई हिस्सों में बांटने के लिए सरकार अलग-अलग तरह के प्रयास लगातार कर रही है। एक तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो, दूसरे सरकार द्वारा संविदा पर रखे गए जो काफी कम मानदेय पाते हैं, और तीसरे जो कंपनियों के द्वारा रखे गए जिनको हम आउटसोर्सिंग माध्यम से रखा हुआ कहते हैं। तो ये 3 भागों में कर्मचारियों को बांट दिया है। अब इतने कम मानदेय पर गुजारा करने के लिए उनको कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का जो है सहारा लेना पड़ता है। जो भी कार्यरत लोग हैं और कहीं पर भी मौका पाते हैं तो वो भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, जिससे कि उनका जीवन यापन, उनके परिवार का जीवन यापन ठीक ढंग से हो सके। और इसी कारण जो है संविदा और जो है आउटसोर्सिंग माध्यम के जो कर्मी हैं, वो सरकार की जो है योजनाओं को सही तरह से अ, सामने नहीं रख पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं। उनको बहुत कम मानदेय पर बहुत कम मानदेय दिया जाता है। बस। अब हम जानेंगे अटेवा पेंशन बचाव मंच के जिलाध्यक्ष जी हैं टीपी सिंह जी। आप बताइए कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनका मानदेय कितना रुपये प्रति माह होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी, पहले नंबर कि हम लोग पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं। ये होना ही नहीं चाहिए, देश के लिए घातक है, स्वयं के व्यक्ति के लिए घातक है। अगर आप इन्हीं कारणों से रख भी रहे हैं, हालांकि कोई कारण मुझे नजर नहीं आता, तो कम से कम 50,000 रुपये, 30,000 रुपये जो न्यूनतम है, आप उसकी कम से कम सरकार को रखनी चाहिए। और सरकार एक बात की रोना रोती है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा नहीं। मैं आप सबको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ, उस आरटीआई में खुलासा हुआ कि 16 लाख करोड़ पिछले साल में बड़े उद्योगपतियों को सरकार ने माफ किया। 16 लाख करोड़, आपको जान के हैरानी होगी। दूसरा मेरे पास आंकड़ा है, आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ कि इस देश में पिछले 2 सालों में इस सरकार ने 11 अरब 11 लाख 78 हजार के आसपास उन्होंने मीडिया पे खर्च किया, सरकारी खजाने से खर्च किया। मैं कहता हूँ इतना पैसा खर्च आप क्यों करते हैं? आपको एक आंकड़ा मैं और छोटा सा दूंगा। इस देश में एक मंत्री को, एक विधायक को 14,000 रुपया प्रतिमाह मोबाइल भत्ता मिलता है, और आज कंपनियां हमें 300 रुपये में प्रतिमाह मोबाइल देती है। आप 14,000 क्यों दे रहे हैं?
बात है, एक विधायक, एक सांसद जी को, एक मंत्री, एक सांसद जी को कैंटीन में खाना खाने के लिए मात्र 5 रुपए है। आखिर इतनी सुविधाएं विशेष वर्ग को आखिर क्यों दी जा रही है? निश्चित तौर पे देश का पैसा कुछ मुख्य लोगों के धारा से जुड़े लोगों पे लुटाया जा रहा है और इस देश को ये बताया जा रहा है कि देश के पास पैसा नहीं। हमारे साथ बैठे हुए हैं जूनियर शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष विद्यासागर जी। आप बताइए, आउटसोर्सिंग की जो नौकरी है उसका भविष्य क्या है? धन्यवाद सर। हम आपके माध्यम से सरल शब्दों में ये बताना चाहेंगे, आउटसोर्सिंग, आउट का मतलब बाहर, स्रोत, सोर्सिंग यानी कभी भी बाहर किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग का सेंस इनका यही है कि कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है। कभी भी बाहर क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आप जो है कभी भी कोई अपनी मांग को जो है धरना के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आप जब भी कुछ करेंगे अपने कंपनी के मालिक के साथ बात करेंगे, अपनी आपत्ति कंपनी के मालिक को जताएंगे। और कंपनी का मालिक कौन है? सरकार का बॉडी है, सरकार का चहेता है। जो सरकार चाहेगी वो कंपनी का मालिक करेगा। तो इस तरह से बहुत खतरा है। एक तो हमारे देश के लिए भी खतरा है। हमारी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं धीरे धीरे आउटसोर्सिंग के माध्यम से सब जकड़ती चली जा रही है। शायद ही कोई विभाग आने वाले 1 दशक में बचेगा जिसको हम कह सकते हैं कि हम सरकारी नौकरी पर काबिज हैं। कोई सरकारी नौकरी रह ही नहीं जाएगा। अब नौकरी केवल वही रहेगा, जब चाहे तब निकाल दो, जब चाहे तब भर्ती कर लो। सरकार की मंशा यही है। तो देश हमारा गरीब है नहीं, देश हमारा इतना धनी है कि अब हमारे विश्व में देखा जाए तो अब जो है 2047 तक जो सरकार एक मोटो लेके चल रही है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हम उभरेंगे। तो जब आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है तभी तो आप उभर पाएंगे। इसका मतलब आप जो है आर्थिक रूप में कहीं कमजोर नहीं है, आज भी नहीं है, आने वाले कल में भी नहीं रहेंगे। तो हमको क्यों आप कमजोर कर रहे हैं? हम तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। देश के लिए हम समर्पित हैं, तन से, मन से, धन से, और पूरा न्यौछावर करते हुए हमारे जितने युवा साथी हैं सब जो है पूरी ऊर्जा उसमें खपा रहे हैं। तो आप क्यों जो है आउटसोर्सिंग लाएंगे? आप पूरा नौकरी दीजिए। आप अभी सैनिक भर्ती में जो ये अग्निवीरों की भर्ती आप 4 साल के लिए किए, उनका भी भविष्य खत्म हो गया। 4 साल में वो कहाँ जाएंगे? उनका कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। आप उनको कोई पावना भी नहीं देंगे, आप उनको कोई किसी प्रकार का जो है पेंशन भी नहीं देंगे, मरने के बाद शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। तो क्या देंगे आप? आप महाशक्ति के रूप में उभरिए, ये हम लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन सबको लेकर के चलिए। सबका साथ सबका विकास आपका एक नारा है, तो उसका आप धरातल पर भी दिखाइए। आउटसोर्सिंग का मतलब आप खत्म करते चले जा रहे हैं। अभी सरकारी पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएं हुई हैं, जितने सरकारी कॉलेज थे केवल वहीं सेंटर डाला गया। अगर पारदर्शिता नहीं होती, विश्वास नहीं होता, तो आप सरकारी विद्यालय में सेंटर क्यों डालते? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है, जो पूंजीपति वर्ग है, केवल उसी को खुशहाल किया जा रहा है। और जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। और जब भारी कर्जा होता जाएगा, आने वाले समय में एक कर्जा उनका एक सिरे से माफ कर दिया जाएगा, कर्जा उनका शून्य हो जाएगा, पूंजीपति जो है खरबपति हो जाएगा। उसका विश्व पटल पर उसका नाम आएगा, सबसे बड़े पूंजीपति हो गए। और जो गरीब है वो गरीब, हमारे गरीब साथ और गरीब बैठे ही हुए हैं होता मीडिया जाएगा। प्रभारी जी सुधीर पाठे जी। आप बताइए आउटसोर्सिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आउटसोर्सिंग की व्यवस्था जो है, क्योंकि अब आउटसोर्सिंग धीरे धीरे वही पांव पसार रहा है और अस्थायी नौकरियां सब रिक्तियां उसे पड़ी हुई हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही है। तो अब हर विभाग में जो भी पद आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पे आ रहे हैं। तो अब आपके बच्चे होंगे, क्या आउटसोर्सिंग नौकरी करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो कोई भी पिता होता है, एक किसान का है, अपने बच्चे को कितनी उस परिस्थिति में कैसे अपना पेट काट के पढ़ाता है, बड़ा करता है और एक इंजीनियर बनाता है। काफ़ी पैसे आजकल कॉलेजों में खर्च हो रहे हैं। उसके बाद जब वही इतनी पूंजी खर्च करने के बाद अगर 10,000 में अगर कहीं ज्वाइन करता है आज के टाइम में आउटसोर्सिंग में, तो पूरी तरह से जो है युवाओं के लिए या
छात्रों के लिए ये व्यवस्था पूरी तरह से बेकार व्यवस्था है। इसमें हुआ क्या, पहले गवर्नमेंट ने जब विरोध किया, लोगों ने देखिए लगा कि ये परमानेंट है, तो ये धरना प्रदर्शन, इसके बाद जो है संविदा आया और संविदा के बाद आउटसोर्सिंग की है, हम केवल टेंडर लेंगे जो है किसी कंपनी से, टेंडर लेने के बाद जो अगर हमसे विरोध नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी समस्या ये है इसमें आउटसोर्सिंग में कि अगर मान लीजिए आपके पास टेंडर हम लिया और कल की दूसरी गवर्नमेंट आई और टेंडर इनको दे दिया, तो इन्होंने अपना पूरा रखा हो, जो बेरोजगार हो जाएंगे और फिर जाएंगे कहाँ, जब उनकी उम्र 40 साल हो जाएगी तो किसी नौकरी भी लायक नहीं होंगे, उनकी जिंदगी तबाह हो यहाँ मैं जाएगी। टोकूंगा आपके लोकसभा चुनाव 2024 में अभी अधिसूचना से पहले ठीक पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती निकली थी और उसकी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। आवेदन लिया गया, भर्ती नहीं हो पाई है और हाल ही में आंगनबाड़ी उसी विभाग में और एजुकेटर के तौर पे आउटसोर्सिंग में भर्ती की जा रही है। उसका मानदेय 10,313 रुपया प्रतिमाह सरकार ने किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितना पाती है? 5,000 से 5500 रुपये वो पाती है। उससे दुगुना आउटसोर्सिंग में भर्ती करके देने जा रहे हैं और इसका विरोध आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर रही हैं। तो धीरे धीरे विभाग खत्म होते जा रहे हैं। कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बाहर तो नहीं किया जाएगा, वही काम वो करेगा लेकिन दूना तनख्वाह लेगा वो। ये सब बातें हैं। आउटसोर्सिंग पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष राघवेंद्र गुप्ता जी, आपसे जानेंगे कि आउटसोर्सिंग की जो खतरे हैं वो क्या है। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में जब संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए हमको अधिकार दिया कि निम्न वर्ग का और मध्यम वर्ग का जो बच्चा होगा, वह शिक्षा के हथियार के तौर पर, शिक्षा की ताकत के तौर पर वह एक नौकरी पाएगा और उस नौकरी से अपने और अपने जो भी कुनबे है, उस कुनबे को विकसित करेगा, उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये हमारे आईएएस अधिकारी, हमारे जो मंत्री हैं, हमारी सरकार, जो सरकारें चल रही हैं और जो आईएएस अधिकारी ये वर्तमान में व्यवस्था ला रहे हैं, ठेके, हम तो इसे आउटसोर्सिंग नहीं कहेंगे सर, इसे ठेके प्रथा कहेंगे कि इस ठेके प्रथा के तौर पर हम एक विशेष व्यक्ति को चुन लेंगे जो हमारा ठेकेदार होगा और उसी के जो जाने पहचाने लोग होंगे वह उन्हीं को नौकरी देंगे। सबको अधिकार नहीं मिलेगा। इस आउटसोर्सिंग की सबसे बड़ी कमी ये है कि इस माध्यम से हम सबको एक साथ अधिकार नहीं दे सकते हैं कि आप भी इस नौकरी में चुनने के पात्र हो जाएंगे। जबकि हमारी जो सरकारी नौकरी होती थी उसमें हम एक, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सबको एक साथ अधिकार होता था कि वह आवेदन करेगा, वह चुना जाएगा। आउटसोर्सिंग में जितने भी डीएम साहब लोग हैं, एसपी साहब लोग हैं, या कहने का मतलब चाहे विधायक हो, मंत्री हो, उनके जो परिचित लोग होंगे वही ठेकेदार होंगे और उनके जो परिचित के लोग होंगे वही हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी होंगे। अभी मैं रोकूंगा आपको कि अभी मैं बता दूं आंगनबाड़ी जो भर्ती आ रही है और एजुकेटर की एक विभाग में भर्ती आ रही है। विभाग से हमारे अधिकारी की बात हुई तो वो कह रहा हमको नहीं मालूम है कि कैसे कैसे हो रहा है। जिस विभाग में भर्ती होना है एजुकेटर नहीं मालूम है। आप सही बता रहे हैं कि ऊपर से भर्ती हो जाएगा आउटसोर्सिंग में और जो रोजगार है वो कुछ लोग ही प्राप्त कर पाएंगे करके खुली भर्ती ना होकर के बैकडोर और उसका जो साइड चलेगा, जो जब चाहेंगे, जब उसका आवेदन करना होगा तभी चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने भी हमारे सामान्य युवा हैं जो चाहते हैं कि हम नौकरी पालें, उनके लिए पूरी तरह से आउटसोर्सिंग कहने का मतलब ये सिर्फ नाम है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन जो साधारण युवा हैं, जो सामान्य युवा हैं, उनको नौकरी मिलने ही वाली नहीं है। नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो उनके परिचित के होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे, बस उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। और आने वाले समय में जो प्रभावशाली लोग हैं, सिर्फ नौकरियां उन्हीं तक रह जाएंगी। जो साधारण लोग हैं, जो मध्यम वर्ग लोग हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ा छलावा होने जा रहा है और इसे हमें और आप सबको समझना होगा। सरकारों को हम तो कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप जन कल्याणकारी हैं, अब ये योजनाएं लाना चाहते हैं तो आउटसोर्सिंग को बंद करिए, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग है और जो निम्न वर्ग है उसके साथ पूरी तरह से छलावा है, उनकी पीठ पे कुठाराघात किया जा रहा है। और आपके माध्यम से हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर एक्शन लें, कठोर एक्शन लें और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सरकारी नौकरियां हैं उन नौकरियों को बहाल करें और जो हमारी पुरानी पेंशन है उस पुरानी पेंशन को भी बहाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर अगले मुद्दे पर बात करेंगे आपसे, तब तक नमस्कार। धन्यवाद।